नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे खुदा यहाँ पे। और डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं, देखो हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल सीटेट दिसंबर 2025 एग्जाम्स की। और यहाँ पे टुडे जो सेशन है वो है CDP प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर 1 और 2 दोनों ही एग्जाम्स के लिए बेस्ट सेशन है। और प्रैक्टिस सेट यहाँ पे 9 है, इससे पहले हमने 8 कंप्लीट करा दिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सो जिस भी फ्रेंड्स ने यहाँ पे क्लासेस वॉच नहीं की है देन आप क्लासेस वॉच कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। बाय शिवानी सिंह, मेरे थ्रू ही ये कंटिन्यू सेशन यहाँ पे कराया जा रहा है। और अगर आपको फ्री में PDF चाहिए ना, ओके, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो वहाँ पर आप फास्ट जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए। सो स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे इंग्लिश और हिंदी दोनों फॉर्म में रहने वाले हैं, तो ये भी हमारे लिए बहुत ही बेस्ट, यहाँ पे कहते हैं ना कि बहुत ही गजब की PDF है। ठीक है, चलो स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है। स्नेहा का कद बहुत तेजी से बढ़ रहा है। देखो, स्नेहा का जो कद है बहुत तेजी से बढ़ रही है और अब उसका हाथ उसकी लंबी अलमारी के हैंडल तक आसानी से पहुंच सकता है, जिससे वह बहुत आसानी से अलमारी खोल सकती है। स्नेहा के कद में बदलाव को क्या कहा जाएगा? पाठ है, सीखना है, वृद्धि है, फिर अनुकूलन है। देखो, स्नेहा एक लड़की है, स्नेहा। ओके, पहले वो भैया छोटी सी थी, यहाँ पे पहले मान के चलिए यहाँ पे वो जो है 120 सेंटीमीटर की थी। ठीक है ना, 120 सेंटीमीटर की। लेकिन अब जो यहाँ पे उसकी हाइट है, ग्रोथ है, वो कितनी हो गई है? मानो अब यहाँ पे 140 सेंटीमीटर की हो गई है वो। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, उसमें वृद्धि हुई, ग्रोथ हुआ कि नहीं हुआ? पहले जो स्नेहा है, स्नेहा की जो अलमारी है, स्नेहा जब छोटी थी तो अलमारी जब वो खोलती थी, ओपन करती थी उसको, तो तब भैया उसका हाथ नहीं जाता था। लेकिन अब स्नेहा थोड़ी बड़ी हो गई है, अब उसका हाथ जाने लगा है, वो खुद से अलमारी खोल लेती है। तो ये क्या है? ये हमारे अंदर क्या है? यहाँ पे वृद्धि है, ग्रोथ है। क्या है ये? वृद्धि का एग्जाम्पल, ये ग्रोथ है। आप बताओ, जब बच्चा 1 साल का होता है, 1 साल के बाद 2 साल का होता है, 3 साल का, 4, 5, 6, 7, ऐसे ऐसे आगे आगे बढ़ता जाता है आपका, तो क्या होता है? धीरे धीरे उसकी लंबाई, उसका वजन धीरे धीरे यहाँ पे ये भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सभी आपकी बढ़ोतरी किसके अंतर्गत आएगी? वृद्धि के अंतर्गत आएगी, ग्रोथ के अंतर्गत आएगी। क्लियर है ना? और ये तो आपके साथ भी भैया, हमारे साथ भी हुआ है। घर पे जो हमारा सामान है, जब हम छोटे थे तो हमारा हाथ नहीं जाता था, और अब हम उस सामान से भी ऊपर तक जा चुके हैं। तो ये सबके साथ है। तो ये जो है हम इसको क्या कहेंगे? ग्रोथ कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? ग्रोथ कहेंगे, वृद्धि, बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है ना? अब पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन पार्ट। ये जो पार्ट है, इसके फोल्डिंग, ये जो शब्द है ये दिया है वाइगोत्स्की ने। और पार्ट उसे कहते हैं हम, मानो कि पहले आपकी टीचर ने आपको यहाँ पे सवाल समझाया, उसके नियम बताए, ओके, संकेत दिया आपको, और फिर बाद में आपने वो सम्स खुद सॉल्व कर दिया। तो ये क्या है? पार्ट है, इसके फोल्डिंग। और सीखना, लर्निंग। जीवन में हम प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, किसी को देखकर, किसी को सुनते हुए देखकर, कभी बोलकर, कभी सुनकर, कभी देखकर, सारी चीज़ें होती है, कभी कर कर हम हर वक्त सीखते रहते हैं कुछ ना कुछ। वो गलत है, सही है, लेकिन वो हमारा सीखने में ही आएगा, लर्निंग में। जैसे यहाँ पे एक छोटी बच्ची है और वो आपका खाना खा रही है, दाल चावल खा रही है। ओके, उसे पहले स्टार्टिंग में खाना नहीं आता, वो कभी इधर गिरा देती है, कभी उधर, लेकिन धीरे धीरे वो सीख गई है खाना कि कैसे खाया जाता है। प्लेट से नीचे नहीं डलता, बिल्कुल सही तरीके से खाना खाया जाता है। ठीक है ना? ये और ये जो अनुकूलन है, एडेप्टेशन। अनुकूलन का मतलब होता है कि परिस्थिति के अकॉर्डिंग उसी परिस्थिति में ढलना। जैसी परिस्थिति है, मानो गर्मी का सीज़न है, तो गर्मी के सीज़न में कोई भी भैया यहाँ पे कार्डिगन्स वगैरह जो है, स्वेटर वगैरह नहीं पहनते ना, क्योंकि उन्हें पता है कि अब कंडीशन कैसी है, उन्हें पता है कि अब परिस्थिति कैसी है। अब परिस्थिति गर्मी की है तो अब हमें स्वेटर नहीं पहनना। अब अगर परिस्थिति गर्मी की है तो हमें उसी हिसाब से कपड़े पहनने हैं। और अगर परिस्थिति सर्दी की है तो बच्चे को ये मालूम है कि सर्दी का मौसम है, तो अब हमें उसी परिस्थिति के अनुसार स्वेटर वगैरह जो भी है, गर्म यहाँ पे कपड़े, वो पहनने हैं। तो ये होता है अनुकूलन। ओके, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन पर सेकंड क्वेश्चन। प्रत्येक बच्चे के विकास की दर। प्रत्येक बच्चे के विकास की दर। प्रत्येक बच्चे के विकास की दर कैसी होनी चाहिए? गर्भधारण के समय निर्धारित हो जाती है और पर्यावरण इसमें ज़्यादा भूमिका नहीं निभाता।
कह रहे हैं कि विकास ओनली यहाँ पे इन्वायरमेंट पर इफेक्ट डालता है, लेकिन सॉरी हेरिडिटी पर तो इफेक्ट डालता है लेकिन पर्यावरण पर नहीं डालता, ये रॉन्ग हुआ। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की अंतःक्रिया के माध्यम से गतिशील तरीके से उभरती है या फिर को विकासात्मक प्रतिमान को परख कर सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है, या फिर की भविष्यवाणी बिल्कुल नहीं कर सकते हम, क्योंकि यह सादृशिक तरीके से होता है। अगर प्रत्येक बच्चे के हम विकास की बात करते हैं, विकास को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। और विकास की बात करें, विकास की डेफिनेशन क्या होता है, जब बच्चा माँ के गर्भ में फर्स्ट टाइम ठहरता है तभी से बच्चे का विकास होना स्टार्ट हो जाता है, और गर्भ से लेके और यहाँ पे मृत्यु तक, जब तक लास्ट सांस होगी तब तक यहाँ पर आपका डेवलप होता रहेगा। ये इसकी क्या है, विकास की भैया डेफिनेशन है, तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि आप कन्फ्यूज होते हैं कि शेषावस्था से स्टार्ट होता है। आप ये सोच लेते हैं कि विकास शेषावस्था से स्टार्ट होता है, और बात करें शेषावस्था से स्टार्ट होकर आपका मृत्यु तक चलता है, बल्कि शेषावस्था से नहीं, गर्भधारण से स्टार्ट होता है और गर्भधारण से स्टार्ट होकर आपका मृत्यु तक चलता है। ये होती है विकास की डेफिनेशन। विकास सिर से पैर की ओर होता है। बात करें, जैसा कहा है कि ओनली यहाँ पे, अब देखो एक यहाँ पे बालक है, मानो एक लड़की है स्नेहा, और स्नेहा के जो मम्मी पापा है उनकी हाइट अच्छी है, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ भी इनके पेरेंट्स की हाइट अच्छी है, तो इस लड़की की हाइट भी अच्छी जाएगी अपने पेरेंट्स के अनुसार। ये तो हमने कह दिया उनके पेरेंट्स की हेरिडिटी को देखते हुए, ठीक है। अब इसमें पर्यावरण का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो क्या है, अब स्नेहा भैया उसका बर्थ हो गया है, जन्म हो गया है। अब अगर आप स्नेहा को अच्छा यहाँ पे पालन पोषण, बढ़िया पर्यावरण और साथ ही साथ में अच्छा योग उसे नहीं सिखाएंगे, ये सारी चीज़ें से प्रोवाइड नहीं कराएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ उसके पेरेंट्स की हाइट अच्छी है तो स्नेहा की भी हाइट अच्छी होगी। वो हमें यहाँ पे उसे प्रोवाइड कराना है, तब जाके। तो कहने का सटीक आंसर ये होगा कि आनुवांशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया के माध्यम से गतिशील तरीके से दोनों आगे की ओर उभरती है। हर बच्चे में विकास इस तरह होता है। हेरिडिटी तो हमने पहचान ली कि इनके पेरेंट्स की हाइट अच्छी है तो बच्चे की हाइट अच्छी जाएगी स्नेहा की, ठीक है। लेकिन तभी तो जाएगी जब हम उसे इन्वायरमेंट में उस चीज़ के लिए ढालेंगे, वो चीज़ उसे प्रोवाइड कराएंगे। ओके, क्लियर है ना। तो इस तरीके से पढ़ाऊंगी कि आपको बहुत इंटरेस्ट भी आएगा और आपसे ही जुड़ते हुए हर एग्जाम्पल होंगे, और हर एग्जाम्पल बहुत सिंपल एग्जाम्पल होंगे हमारे भैया। क्या होंगे, बहुत सिंपल एग्जाम्पल होंगे, ठीक है। क्लियर आपको दिखना चाहिए, ब्राइटनेस को ज़्यादा ही रखी थी। हर एग्जाम्पल बेस्ट होनी चाहिए। माध्यमिक स्कूल में बच्चों के सामाजिकरण में परिवार की भूमिका कैसी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। माध्यमिक स्कूल में बच्चों के सामाजिकरण में परिवार की भूमिका कैसी होती है, अनावश्यक हो जाती है, आरंभिक बचपन की तुलना में कम हो जाती है, आरंभिक बचपन की तुलना में बढ़ जाती है, आरंभिक बचपन के जितनी ही रहती है। देखो, अगर हम बात करें बच्चे का जो प्राथमिक यहाँ पे सामाजिक होता है वो उसका परिवार होता है। सेकंड जो यहाँ पे होता है समाज होता है, मीडिया होती है, स्कूल विद्यालय होता है, उसके फ्रेंड्स लोग होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा है, ये ही पूछा है कि सामाजिकरण में परिवार की भूमिका जब बच्चे माध्यमिक स्कूल में प्रवेश कर लेते हैं, मानो यहाँ पे बालक 13 से 14 साल का हो चुका है, इस बीच का है, जो बच्चा है उसकी एज यहाँ पे 13 प्लस है, आपकी 13 प्लस है, ठीक है। तो इस तरह का बच्चा क्या यहाँ पे अनावश्यक हो जाएगा, नो। तो परिवार की भूमिका क्या रहेगी 13 और 14 साल के बच्चे के जो है एबो में, क्या आरंभिक बचपन की तुलना में और बढ़ जाएगी परिवार की भूमिका, या फिर आरंभिक बचपन की जितनी ही रहती है, नो। मैं सिंपली तरीके से समझाऊंगी, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है कि आरंभिक बचपन की तुलना में कम हो जाती है। देखो, जब बच्चा है यहाँ पे उसका बर्थ होता है तो स्टार्टिंग में सब कुछ केयर वगैरह भैया उसके पेरेंट्स करते हैं, स्पेशली उसकी मम्मा करती हैं, उसके जो है फैमिली वाले करते हैं, फैमिली मेम्बर्स करते हैं। और यहाँ पे बात करें जो है सबसे जो मेन है वो उसकी मॉम है, वो करती है। ओके, स्टार्टिंग में बच्चा अपने परिवार वालों को देख कर, बोल कर, सुन कर सारी चीज़ें उन्हीं से सीखता है।
तो तब सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो उनकी फैमिली का होता है। लेकिन जैसे ही बच्चा भैया, जैसे ही आपने बच्चे का एडमिशन स्कूल में करा, ये नहीं कह रहे कि परिवार से लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही आप अपने बच्चे का एडमिशन विद्यालय में कराते हैं, स्कूल में करा देते हैं, और जब बच्चा धीरे धीरे अपने टीचर्स के साथ घुल मिल जाता है, अपने जो है फ्रेंड्स जो है उसके बन जाते हैं, तो फिर परिवार की जो भूमिका होती है थोड़ी सी कम हो जाती है। क्या हो जाती है? जहाँ बच्चा जब 6 साल का था अपनी मम्मी की सारी बातें मानता था, लेकिन अब बच्चा 13 साल का है, तो भैया मम्मा ने जो कहा है अब मम्मा की बात नहीं सुन रहा है, अब वो अपने टीचर की बात सुनना है, अपने दोस्तों की बात सुनना है। टीचर ने कहा कि तुम ऐसे पढ़ो तो ऐसे ही पढ़ेगा, और इसके फ्रेंड्स ने कहा कि तुम कल को ये चीज़ पहन के आना, या फिर अपनी यूनिफॉर्म में इस तरह का कुछ करके आना, या फिर ये करके आना, या फिर वो लेके आना, तो बच्चा उस चीज़ को ज़्यादा महत्व देगा। तो ये ही है आपकी क्या कि जैसे ही बच्चा माध्यमिक स्कूल, यानी कि माध्यमिक स्कूल का मतलब तो यही है बच्चे के 13 से 14 साल तक हो चुकी है, बिल्कुल ऑब्वियसली हो चुकी है। तो यहाँ पर है आरंभिक बचपन की तुलना में परिवार की भूमिका कम हो जाती है कि अभी तो स्नेहा भैया मम्मी की बात बढ़िया से मान रही है, लेकिन जैसे ही स्नेहा 13 साल की हुई ना, तो अपनी मम्मा की बात भी उसने माननी कम कर दी है, क्योंकि अब वो ज़्यादा यहाँ पे फॉलो करने लगी अपने फ्रेंड्स लोगों को, अपने टीचर्स को। ओके, नेक्स्ट है, और ये क्वेश्चन कथन और तर्क वाला है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीन पियाजे के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना उनके द्वारा दिया गया विचार कि बच्चे सक्रिय प्राणी हैं, बच्चे सूचना को निष्क्रिय रूप से ग्रहण करके सीखते हैं, सही विकल्प चूज करना है। जीन पियाजे के सिद्धांत में एक आलोचना के आधार पर कहते हैं कि जीन पियाजे के थ्रू दिया गया विचार कि बच्चे सक्रिय क्या है, प्राणी हैं। तो जीन पियाजे के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना, देखो इनकी आलोचना कर रहे हैं, इनके बारे में बता रहे हैं, आलोचना। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सही आंसर, देखो बच्चे सूचना को निष्क्रिय रूप से ग्रहण करते हैं, तो गलत हो गया, क्योंकि कभी भी जीन पियाजे निष्क्रिय की बात नहीं करते। हाँ, जीन पियाजे क्या कहते हैं कि बच्चा खुद स्वयं खोजबीन करता है और खुद एक्टिविटी, खुद सक्रिय होकर चीज़ों को सीखता है। मानो बच्चा यहाँ पे जो है छोटी सी कार है उसके पास में, और पेरेंट्स बार बार कह रहे हैं कि बेटा मैं चला के दिखाऊँ, मैं दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे बच्चा क्या बोलेगा, नहीं पापा जी आप नहीं, मैं खुद चलाऊँगा अपनी गाड़ी को, मैं खुद चलाऊँगा अपनी कार को, धीरे धीरे। तो यहाँ पर बच्चा खुद एक सक्रिय प्राणी है, खुद करके सीखता है। तो आलोचना उनके द्वारा दिया गया विचार कि बच्चे सक्रिय प्राणी हैं, ये बताना है। तो देखो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है, देखो आर तो बिल्कुल गलत है। अगर हम बात करें बुक में, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन डी जो है सही दिया हुआ है, बुक में तो आपका ऑप्शन डी सही दिया हुआ है, लेकिन मेरी नज़रों से ए ऑप्शन सही है और आर क्या है, गलत है, क्योंकि आर तो गलत ही है। और जीन पियाजे क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जीन पियाजे का विचार यह है कि बच्चे सक्रिय प्राणी है, बिल्कुल सही बात है। ये तो कहते हैं बच्चे सक्रिय हैं आपके, और एक्टिविटीज़ स्वयं करते हैं तभी सीखते हैं, लेकिन बुक में इसका आंसर डी दिया हुआ है, और भैया मेरी साइड से इसका आंसर सी है। सो यहाँ पर अगर आप सी और डी में से कोई सा भी यहाँ पे आंसर चूज़ करेंगे तो दोनों ही आपको बोनस अंक मिल सकते हैं। जी हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि बुक में गलत दे देते हैं और कंसेप्ट कुछ और कहता है, लेकिन बुक वाले गलत दे देते हैं। लेकिन जो चीज़ मेन है, क्योंकि जीन पियाजे कभी ये नहीं कहते हैं कि हाँ भैया जो है सक्रिय नहीं है, बिल्कुल है, सक्रिय है। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे, स्विट्जरलैंड के। जीन पियाजे की बात करते कौन सा सिद्धांत दिया इन्होंने, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है जीन पियाजे जी ने। और यहीं पर अगर हम बात करते हैं तो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटी है, अनुकूलन है, भाषा है, या फिर पुनर्बलन। देखो पुनर्बलन की बात करते हैं कौन, स्किनर। कौन करते हैं भैया, स्किनर साहब करते हैं। भाषा की बात कौन करते हैं, वाइगोत्स्की करते हैं। भाषा को इंपॉर्टेंट कौन देते हैं, वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि बच्चे यहाँ पर सबसे पहले भाषा सीखते हैं, बाद में बच्चे के माइंड में विचार उत्पन्न होते हैं। और जो अनुकूलन की बात करें, अनुकूलन की बात भी स्किनर जी करते हैं। तो जीन पियाजे का
ठीक है, हमें बताना है एक पॉइंट्स जीन प्याजे क्या कहते हैं। बिल्कुल यही एक्टिविटी गतिविधि कि बच्चा स्वयं एक्टिविटीज़ करेगा, खुद खोजबीन के माध्यम से चीज़ों को सीखेगा। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल दिया था कि छोटे बच्चों को आपने खिलौना दिया है, कार है खिलौने में खेलने के लिए, तो आप बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं बच्चे को कि मैं आपको चला के दिखाता हूँ, पेरेंट्स कह रहे हैं, लेकिन बच्चा क्या कह रहा है, नहीं मैं स्वयं चलाऊँगा, मैं खुद चलाऊँगा, नहीं नहीं पापा मैं खुद चलाऊँगा, नहीं नहीं मामा मैं खुद चलाऊँगा, रहने दो, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, बहुत एक्टिविटीज़ करेगा, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पर। 6 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन से युग्म का मिलान सही है? कौन से युग्म का मिलान सही है ये बताना है। देखो ये भी जीन प्याजे से रिलेटेड है। संवेदी चालक अवस्था यानी कि मूर्त समस्याओं पर तर्क, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत प्रतिवर्ती सोच और विकेंद्रीकरण आ जाती है, या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वस्तु स्थायित्व तथा जीववादी सोच उत्पन्न हो जाती है, फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में अमूर्त सोच उत्पन्न हो जाती है। तो आपको पता है जीन प्याजे ने 4 यहाँ पे अवस्थाएं बताई 4 अवस्था, संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जो संवेदीगामक अवस्था है इसे संवेदी चालक अवस्था भी कहते हैं, ये यहाँ पे 0 से 2 साल के होते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 साल की होती है। अब आप खुद ही आइडिया लगा लेंगे इनकी एज को देखते हुए। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 साल की होती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 18 प्लस होती है। तो आप खुद बताएं कि संवेदी चालक अवस्था यहाँ पे क्या, इस समय बच्चा मूर्त समस्याओं पर तर्क वितर्क कर सकता है। रे भैया अभी बच्चा जन्म से 2 साल के बीच का है, तो 2 साल के बीच का बच्चा खुद अपने आप स्वयं अपना कार्य तो नहीं कर सकता। उसे ये नहीं पता कि मुझे जो है पोटी आई है तो मम्मा को बताना है, टॉयलेट आया है तो मम्मा को बताना है, नहीं ना, बिल्कुल कुछ नहीं पता यहाँ पे। ओके, हल्का फुल्का खेलता रहता है, हल्का फुल्का आवाज़ देता है, बा बा मा मा पा पा, इस तरह से। ओके, तो भैया यहाँ पे कह रहे हैं कि मूर्त समस्या पर तर्क कर रहा है। भैया 2 साल का बच्चा तर्क कर रहा है, बिल्कुल गलत है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्रतिवर्ती सोच विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण यानी कि विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि दोनों साइड, हर चारों तरफ, हर बेस पर अपने ध्यान को बनाए रखना, और जिधर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है हर तरफ हमारा ध्यान जा रहा है और हम समझ पा रहे हैं। समझे ना आप? जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, हाँ जैसे मैंने यहाँ पे वह बनाया बच्चे के सामने, तो पता है बच्चे को, फिर मैंने वह का क्या बना दिया। अगर मैं पूछूं कि अगर मैंने इसको कट कर दिया, यहाँ पे इस हिस्से को अगर मैंने कट कर दिया तो ये क्या है, बच्चे को पता है कि ये वह है, क्योंकि उसे पता है, उसे ये भी पता है कि आपने ये वह बनाया था और फिर बाद में आपने इसका क्या बना दिया। तो ये विकेंद्रीकरण होता है। केंद्रीकरण वो होता है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम एक ही चीज़ पर फोकस क्रिएट कर पाते हैं। मानो बच्चे ने पहले टीचर ने वह बनाया, ओके, तो आप चलो ठीक है वह समझ लिया, फिर वह का क्या बना दे, तो अब बच्चा पहले आकृति को तो भूल गया, अब क्या ही उसके याद है। तो ये होता है विकेंद्रीकरण। तो बताइए क्या 2 से 7 साल का बच्चा सारी चीज़ों पर फोकस क्रिएट कर पाता है? बिल्कुल भी नहीं कर पाता, बिल्कुल नहीं कर पाता। अब है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा तर्क वितर्क करने लगता है 7 से 11 साल का जब हो जाता है। और आप कह रहे हैं कि यहाँ पे बच्चे के अंदर जीववादी सोच ही है। जीववादी सोच का मतलब होता है जब छोटे नन्हे से बच्चे 0 से 2 साल के बच्चे को हम खिलौने देते हैं और मानो उसके पास में गुड्डा है, जो टेडी बियर्स होते हैं वो हमने दिया हुआ है, तो अपने पास में बैठाए, अगर बच्चा खाना खा रहा है तो बच्चा क्या बोल रहा है उसको भी, मम्मा टेडी बियर को भी खिलाओ, मम्मा इसको भी खिलाओ, उसको भूख लगी है, मम्मा इसको रोटी दो, मम्मा इसको चाव दो, और मम्मा इसको मम दो, पानी दो, इस तरह से बोलेगा। उसे नहीं पता कि ये क्या है, निर्जीव वस्तु है और हम सजीव वस्तु है। उसे भी निर्जीव और सजीव वस्तु में कोई भी आइडिया नहीं। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि ये भैया जीववादी सोच उत्पन्न होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। अब सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्यों होगा कि बिल्कुल सही बात है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे के अंतर्गत अमूर्त सोच यहाँ पे क्रिएट हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है, क्योंकि खुद ही देख लो इसकी एज क्या है, 11 से 18। 11 से 18 प्लस का जो यहाँ पे बच्चा है वो तो भैया अपने भविष्य के बारे में सोच समझ बनाने लगता है और उसे सारी चीज़ें यहाँ पे समझ आ जाती है। ओके, इसलिए डी ऑप्शन राइट था। नेक्स्ट है, एक बच्चा तर्क देता है कि यदि कानून लोगों की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर रहे हैं
तो उन्हें आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से बदला जा सकता है। यह बच्चा कोहलबर्ग के नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में आता है? कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया है? नैतिक विकास का सिद्धांत। इन्होंने 3 चरण बताए हैं, 3 चरण। पहला है यहाँ पे बात करें पारंपरिक, यानी कि पहला है पूर्व पारंपरिक, फिर है पारंपरिक, फिर उत्तर पारंपरिक, 3 यहाँ पे, और तीनों में 6 यहाँ पे उपचरण है। ओके, 3 चरण के 2-2 उपचरण भी हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक बच्चा तर्क देता है, एक बच्चा है, यदि कानून लोगों की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर रहे हैं तो उन्हें आपकी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से बदला भी जा सकता है। मानो कानून यहाँ पे बनाया गया है, कानून में जो नियम है वो बताए गए हैं। मानो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कि कोई चोर है यहाँ पे, और किसी जो है व्यक्ति ने चोरी की कहीं पर, और हमने उसको पकड़ भी लिया, और हम उसको जो है बात करें पुलिस चौकी वगैरह भी लेके जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी कोई भी कार्यवाही नहीं हो पा रही है, कोई भी कार्यवाही नहीं हो पा रही है उस व्यक्ति के प्रति, तो अब हम क्या करेंगे? बिल्कुल, तो देखो ये कह रहा है कि अगर समाज ने ये नियम बनाए हैं, अगर कानून ने ये नियम बनाए हैं, और उन नियमों को और उन यहाँ पे सारी चीज़ों को अगर समाज और यहाँ पे कानून फॉलो नहीं करेगा, कि अगर ये इस व्यक्ति ने चोरी की है तो सज़ा होनी चाहिए, लेकिन वो उसको ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, उसके ऊपर एक्शन ही नहीं लिया जा रहा है, तो तब हम अपने अनुसार अपनी आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से हम उस नियम को बदल सकते हैं। क्या है? हम उस नियम को बदल सकते हैं। हम ये कहेंगे कि अगर यहाँ पे ये व्यक्ति चोर है और आप फिर भी कोई निर्णय नहीं सुना रहे हैं तो ये आपका गलत कानून है, यहाँ पर समझे ना। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? ये आएगा उत्तर पारंपरिक नैतिकता के अंतर्गत। उत्तर पारंपरिक नैतिकता में क्या कहा जाता है कि अगर यहाँ पर नियम और कानून समाज के थ्रू जो भी बनाए हुए हैं और उस पर आप पूर्ण रूप से सहमति अपनी नहीं दे रहे हैं यहाँ पर, तो फिर हम अपने अनुसार हम आपका नियम बदल सकते हैं। बिल्कुल राइट बात है। आगे नेक्स्ट है लेवी-वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग बात करें, अर्थपूर्ण सीखने के लिए शिक्षिका को बच्चों को पाठ प्रदान करना चाहिए, बच्चों का अनुकूलन सुनिश्चित करना चाहिए, बच्चों को इनाम देने चाहिए, फिर बच्चों को सजा देनी चाहिए। तो वाइगोत्स्की क्या बात है भैया, जीन पियाजे वाइगोत्स्की की तो काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, और सीटेट भी इन पर टिकाऊ है और टिकाऊ होगा भी। बिल्कुल जो इन्होंने कहा है वो ऑब्वियसली होती है, जीन पियाजे ने जो जो बताया ऑब्वियसली सभी बच्चों में होती है एक्टिविटीज़, ठीक है ना। तो वाइगोत्स्की के थ्रू अर्थपूर्ण सीखने के लिए शिक्षिका को बच्चों को क्या करना चाहिए? देखो अनुकूलन की बात करें सही है वैसे, लेकिन अनुकूलन की बात तो यहाँ पे स्किनर जी करते हैं। ओके, इनाम देना चाहिए, नो। सजा देनी चाहिए, नो। आपको पता है यहाँ पे को पाठ प्रदान करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और पाठ ये जो यहाँ पर वर्ड है ये तो वैसे भी आपका वाइगोत्स्की साहब का है, और ये क्या कहते हैं, पाठ का मतलब होता है संकेत। अगर बच्चे को आपने थोड़ा सा हार्ड यहाँ पे समझ दिया हुआ है, कुछ भी थोड़ा हट कर, जिससे कि आप और कुछ बेहतर कर सको, और बच्चों से समझ नहीं पा रहा है, तो फिर आप उस बच्चे को थोड़ा सा संकेत दोगे, पार्ट के फोल्डिंग प्रोवाइड कराओगे, तो बच्चा यहाँ पे समझ जाएगा कि हाँ अब मैं इस क्वेश्चन को हल कर लूँगा। तो यही होता है क्या आपका पार्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट है प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है कि, प्रगतिशील कक्षा की विशेषता क्या है ये बताना है। प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है कि शिक्षार्थी निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करता है, शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण करता है, शिक्षार्थी रटकर स्मृति के माध्यम से ज्ञान को ग्रहण करता है, शिक्षार्थी अधिकतर अनुकूलन करके सीखता है। तो शिक्षार्थी कैसे सीखता है? प्रगतिशील कक्षा की विशेषता, प्रगतिशील कक्षा की विशेषता ये यहाँ पर बताई गई है। मानो कि अगर हम शिक्षण यहाँ पे करा रहे हैं, कुछ भी हम पढ़ा रहे हैं, मानो हम यहाँ पे हिंदी का चैप्टर पढ़ा रहे हैं, और हिंदी के चैप्टर में हम कोई सा भी अपना चैप्टर उठाया हुआ है, हमने वर्णमाला का, समास का, संधि का, जो भी है, तो हम उसे जब पढ़ा रहे हैं बच्चों को श्याम पट पर, और अगर बच्चों को कहीं त्रुटि हो रही है, समझ नहीं आ रहा है, तो उसी वक्त बच्चे को निदान दिया जाएगा, उसका उपचार किया जाएगा, उसी वक्त सारी चीज़ें समझाई जाएगी। यही एक प्रगतिशील कक्षा कहलाती है आपकी, ठीक है।
तो देखो शिक्षार्थी निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं, निष्क्रिय का मतलब होता है गलत तरीके से, नो। शिक्षार्थी क्या रट कर करता है, क्या अनुकरण करता है, तो बेस्ट यहाँ पे आंसर होगा बेस्ट। शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण करता है, जी हाँ, स्वयं एक्टिविटीज़ करता है और एक्टिविटीज़ के माध्यम से जो भी टीचर्स लोगों ने यहाँ पे बताया है, पढ़ा रहे हैं, उस पर पूरा यहाँ पे अमल होकर चीज़ों को कंटिन्यू करता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं स्क्रीन पर, नेक्स्ट और लास्ट है, और यह है कथन और तर्क वाला क्वेश्चंस, ओके, द बेस्ट क्वेश्चंस है। शिक्षकों को बच्चों की बुद्धि लब्धि यानी कि IQ मापने के लिए बुद्धि लब्धि की मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना चाहिए, मानकीकृत परीक्षाओं का। तर्क है बुद्धि लब्धि को मापने वाली मानकीकृत परीक्षण, ठीक है, बुद्धि की सटीकता से भविष्यवाणी कर सकती है। तो पहले तो मैंने आपको बताया हुआ है, जो मानकीकृत ये वर्ड है, सबसे पहले तो मैंने आपको ये भी बताया कि अगर कथन ही गलत हो गया तो आंख मीच कर लगा देना, ऑप्शन डी राइट होगा। क्योंकि अगर CDP में बाल विकास में हमारा कथन गलत है तो ऑब्वियसली हमारा तर्क भी गलत ही होगा, और अगर कथन सही है तो चांसेस हो सकते हैं तर्क सही है या नहीं है, ये हो सकता है। लेकिन अगर कथन ही गलत हो गया तो फिर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फिर दोनों ही गलत होंगे हमारे ऑप्शंस, ठीक है। और कथन बिल्कुल गलत ही दिया हुआ है, कह रहे हैं कि अगर शिक्षक बच्चों की बुद्धि लब्धि IQ लेवल के माध्यम से उसे चीज़ें कनेक्टेड करें। अब आप खुद बताओ, बच्चा अगर फर्स्ट क्लास का है तो टीचर्स लोग उसे फर्स्ट क्लास का लेवल ही तो पढ़ाएंगे। अब ये तो नहीं कहेंगे ना कि हम यहाँ पे आपको 5 क्लास का लेवल पढ़ाएंगे, नहीं ना। फर्स्ट क्लास में क्या यही पढ़ाया जाता है आपका 1 2 3 या फिर टेबल्स थोड़े थोड़े हल्के फुल्के, या फिर यहाँ पे थोड़ा हिंदी में वर्ण वगैरह, इस तरह से सबर व्यंजन ये पढ़ाएंगे, या फिर कुछ पशु पक्षियों के नाम बताएंगे आपको याद कराना, ठीक है। तो यही तो हम पढ़ाएंगे उसके IQ लेवल को देखते हुए। और आप कह रहे हो कि IQ लेवल को देखो ना देखो, जो पढ़ाना है पढ़ा दो, समझ आए ना आए कोई मतलब नहीं, मानकीकृत का मतलब ये कह रहा है, तो इसलिए ये गलत है, ठीक है ना, इसलिए डी ऑप्शन। और जो है ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मानकीकृत जो वर्ड है CTET का हमेशा निगेटिव टैग वर्ड से। अब यहाँ पे CTET दिसंबर एग्जाम 2025 सभी देख लो, क्लास 6 के NCERT मैंने चलाई हुई, इसमें कि चैप्टर 6 नए प्रश्न नए विचार, इसमें बौद्ध धर्म SST हिस्ट्री पेपर 2 के लिए बेहतरीन सेशन है। और जो भी मेरी ये क्लास यहाँ पे देख लेगा ना एक बार SST वाले, तो मैं खुद कह रही हूँ दावे से एक भी क्वेश्चन तुम्हारा बाहर नहीं जाएगा। इस बेस्ट तरीके से थ्योरी आपको कराई जा रही है और लास्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी। तो अगर सेशन आपको अच्छा लगता है बढ़िया, तो सेशन को आप लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, नमस्कार।